नमस्कार दोस्तों। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब महीनों का समय शेष है और हाल ही में संसद में जब महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बड़ा निशाना साधा और इसे महिलाओं के हकों के साथ धोखा करार दिया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष ने जो महिलाओं का अधिकार छीना है आरक्षण का, उसकी आवाज़ गांव गांव घर घर पहुंचाई जाएगी और 30 तारीख को इसी मुद्दे पे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, 2027 में क्या चुनाव परिणाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से निकलने वाले हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैराना सांसद और समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता। जो माना जा रहा है कि 2027 में पश्चिम की राजनीति जिन चेहरों के दम पे समाजवादी पार्टी खड़ा करेगी उनमें एक बड़ा चेहरा इकरासन जी का भी होगा। तो आज सभी मुद्दों पे उनसे विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एमपी साहब, करीब 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है सांसद के तौर पे। अपने लोकसभा क्षेत्र के किन मुद्दों को आप आवाज़ दे पाई और किन का अपने 2 साल की उपलब्धियों को आप किस तरह से जनता के सामने रखेंगे? देखिए, कई चीज़ें हैं जो अभी भी उसमें अटकी हुई हैं प्रोसेस में, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी पास हो गई। जैसे ये जो बलवा चौक है, इस पर बहुत एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते थे और लगातार हम जहाँ भी लोगों के यहाँ जाते थे संवेदनाएं व्यक्त करने, तो यही डिमांड आ रही थी कि इसका कुछ फेरबदल होना चाहिए। तो फिर हमने प्रयास करा और मंत्री जी का पत्र मुझे आया कि इस पे उन्होंने एक ब्रिज बनाने का ओवर ब्रिज बनाने का उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है। उस पर सारी कार्रवाई चल रही है, काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो ये एक हमारे एरिया की बड़ी समस्या थी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के लिए हालांकि उस पर बहुत ये हुई कि हमने किया, लेकिन जिसने भी किया हो, खैर वो इस वक्त में सबसे पहले हमारे कार्यों में से एक था कि वो भी पारित हुआ। इसके बाद हमारी जो सबसे पहली मैंने डिमांड रखी थी रेलवे की है। हमारे यहाँ पे रेलवे लाइन की सुविधा उस हिसाब से नहीं है जिससे होनी चाहिए, लेकिन उसमें अभी मेरी कई फेजेस में मंत्री जी से बात हुई तो उसमें जानकारी ये हासिल हुई कि जो डबलिंग की प्रक्रिया है वो अभी बागपत तक हो गई है और अब अगले फेज़ में शामली उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक और रेलवे लाइन हम मांग रहे थे, उसका भी उन्होंने कुछ प्रावधान बताया है। वो कितना सच है कितना झूठ, ये तो सरकार की बातें हैं, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि वो जो हम पानीपत शामली लाइन मांग रहे थे उसको एक आउटर सर्कल बना के वो दिल्ली के एक लाइन बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, तो वो हमें आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा और हमारे यहाँ पर मेडिकल की सुविधा बहुत कम है। लगातार मेरी मांग रही है कि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर हो, लेकिन उस लिहाज से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो जनहित के इस तरह के जो भी हमारे मुद्दे थे, डिग्री कॉलेज हैं मेरे क्षेत्र में, 2 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज एक योजना चलाई थी, उसमें एक हमने कैराना की मांग रखी है और एक नकुड़ क्षेत्र की। दोनों ही फाइल प्रोसेस में है। सेंटर से हमें आश्वासन सही मिला है, लेकिन स्टेट की जो सरकार है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ अटकलें आ रही हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द हो जाए। आगे बढ़ी हुई है वैसे, वो उम्मीद है। तो ये आपने खुद भी कह दिया कि भाई ये चीज़ें, ये मुद्दे आपने सदन में उठाए, इनका काफ़ी हद तक हल भी हुआ, लेकिन जहाँ क्रेडिट की बात आओगी तो सत्ता पक्ष तो खुद लेने की कोशिश करेगा। वे क्यों मानेंगे भी इकरासन के कहने से, सुनने से या आवाज़ उठाने से ये काम हुए हैं? देखिए, सत्ता पक्ष तो बहुत जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बहुत लंबे वक्त से है इस काम में, मुझसे पहले से है। तो मेरा छोटा कार्यकाल है 2 साल का। अब पहले क्यों नहीं हुए वो काम? सरकारें तो लगातार वही चली आ रही हैं, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो। तीसरा टर्म सेंटर में है, तीसरा यहाँ पे है, तो वो काम पहले भी हो सकते थे। मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरे लोगों की आवाज़ को मुखर रूप से वहाँ रखने की है और उसके बदल में
पैरोकारी करने की है कि कुछ काम हो सके, वो मैंने करी। अब क्रेडिट कोई ले ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जो है वो समझती है, वो सुनती है, वो देखती है, पहचानती है कि कौन उसका आदमी किस तरीके से आवाज़ उठा रहा है। अब तक के कार्यकाल में मेरे भी घर वाले इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन जितने सवाल मैंने डाले हैं, ये भी रिकॉर्ड है, अभी मेरे 2 ही साल पूरे हुए हैं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ स्पष्ट करना चाहूँगी, उतने आज तक कैराना लोकसभा के ना सवाल डाले गए हैं, ना डिबेट में पार्टिसिपेट हुआ है। 2 साल में जितने मुद्दे आपने उठा दिए उतने यहाँ के पूर्व सांसद आप कह रही है कि 5 साल में भी नहीं उठा पाए। बिल्कुल नहीं उठे। तो देश की राजनीति एक बड़े मुहाने पे आकर खड़ी हुई जब महिला आरक्षण बिल संसद में लाया गया और डिलिमिटेशन की भी प्रावधान था, वो भी विधेयक आना था संसद में, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई विपक्ष ने देश की महिलाओं के साथ धोखा किया है, बड़ा धोखा किया है, उनका अधिकार छीना है और देश की महिलाएं इसका जवाब देगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इतना बड़ा झूठ, मुझे आश्चर्य होता है कि पार्टी के कुछ लोग प्रोपेगेंडा और झूठ फैला ले, वो एक अलग बात है, लेकिन जब टॉप मशीनरी, आप प्रधानमंत्री भी हैं, आप होम मिनिस्टर भी हैं, और आप लोग जब जनता को सीधा सीधा झूठ बोलने का काम करते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। महिला बिल जो 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो पारित है, आज भी पारित है और ज्यों का त्यों है। सरकार उसे जब चाहे तब इम्प्लीमेंट कर दे, हम भी उसी के इंतज़ार में हैं। जो अमेंडमेंट पारित नहीं हुई उसका महिला विधेयक से कुछ लेना देना ही नहीं था, वो तो महिला विधेयक की आड़ में आप डिलिमिटेशन को करना चाह रहे थे, तो वो बिल गिरा है और वो बिल गिरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और असम में डिलिमिटेशन हुई है, उस तरीके से तो हम पूरे देश को इनके हाथ में नहीं सौंप सकते कि ये अपने हिसाब से देश का मैप बदल दे। तो वो बिल गिरा है, लेकिन महिलाओं का जो बिल है वो आज भी 33% आरक्षण सुरक्षित है। उसमें हमारी मांग ये है, इन्होंने पहले, अच्छा एक बात मैं सीधी कहूँ एक उल्टी कहूँ, माननी जाए दोनों मेरी, ये तो नहीं चलता है। इन्होंने पहले कहा, उस बिल में ये क्लॉज सरकार ने जोड़े थे कि पहले हम सेंसस करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन करेंगे, और ये बिल हमारा 2034 तक लागू हो पाएगा। इन्होंने पारित करा लिया क्योंकि तब इनके खुद के पास 2/3 मेजॉरिटी थी। अगर विपक्ष उस टाइम आज की हैसियत में होता तो विपक्ष तब भी इस बिल का विरोध करता, सिर्फ इस आधार पे कि आप इस बिल को इतना आगे क्यों पहुंचा रहे हैं, आप इसे 543 सीट पे महिलाओं को आरक्षण देने का काम कीजिए। तो इन्होंने उस टाइम अपनी मनमर्जी चला ली। अब जो ये दोबारा बिल लेके आए उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, हम सेंसस तो कर नहीं पाने के, तो पुराने सेंसस पे हम डिलिमिटेशन कर देंगे। अरे आपके हिसाब से थोड़ी सारी चीज़ें चलेंगी, आप सरकार में हैं, लेकिन आप पूरे देश में तानाशाही तो नहीं है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो उस क्लॉज को हमने रिजेक्ट करा है। महिला बिल, महिला आरक्षण के विरोध में ना विपक्ष पहले था ना आज है, और झूठ बोल रही है सरकार, और लगातार झूठ बोल रही है। इन्हें 2 प्रदेशों में चुनावी फ़ायदे उठाने, सिर्फ वो बात है। और जो महिलाएं हैं, भाजपा की महिला सांसद जो हैं, मुझे बड़ी शर्म आई ये देखकर कि कैसे अपनी ही बहनों को झूठ बहकाने के लिए वो सड़कों पे उतर आई हैं। जब मणिपुर में अब भी आगजनी हो रही है, मध्य प्रदेश में औरतें चिता पर लेट रही हैं, उड़ीसा में बुरा हाल है, और तमाम तरह के मुद्दे होते हैं हमारे देश में, तब उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती थी। आज एक झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए पूरा यंत्र तंत्र लग गया है। और ये जो बिल था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 3 दिन ये सत्र चला, चर्चा हुई 2 दिन, तीसरे दिन बैठते ही सदन हमारा स्थगित हो गया। एक दिन जब सदन चलता है तो लगभग 9.5 करोड़ का खर्चा आता है। जब देश में गरीब बिल्कुल परेशान है, महंगाई चरम पर है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उस दौरान आप बेफिजूल के खर्चे कर रहे हैं। 9.5-10 करोड़ जनता का ही तो पैसा है ये। सरकार को पता था ये बिल पास नहीं होगा, उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी ये चर्चा कराई। ये असल में इसी तरह की चर्चा इन्होंने वंदे मातरम पे कराई थी। तब हमारे देश के मुद्दे थे कि पॉल्यूशन बढ़ रही है और किसानों की बदहाली है, लेकिन उन चीज़ों पे कोई चर्चा ही नहीं थी। तब इन्होंने एजेंडा सेट करा कि हम वंदे मातरम पे चर्चा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है
जनता के पैसे को इस्तेमाल करके अपने एजेंडे सेट करती है ताकि इन्हें अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक नया रास्ता मिल सके। आज ये नाकाम है, आर्थिक तौर पे नाकाम है। फॉरेन पॉलिसी में बताइए, पाकिस्तान हमसे बेहतर कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में सुलह करा रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब फिर से ये महिलाओं का सहारा लेके अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उसके लिए देश में आगजनी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो, देश का पैसा बर्बाद हो, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सीधे तौर पे झूठ बोल रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई बिल अगर पास होता है वो नोटिफाई होता है। इन्होंने 2023 का बिल सत्र चलते हुए 17 तारीख को नोटिफाई कराया है और आज वो नोटिफिकेशन वैलिड है। अगर वो बिल गिरा होता तो नोटिफिकेशन नहीं रहती। आप लोग जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग देख रहे हैं वो देखें कि बिल आज भी नोटिफाइड है, और बिल के नोटिफाई होने का मतलब है कि वो अपनी जगह पर है। तो महिला आरक्षण जो का जो है, हमारी इनसे मांग ये है कि ये 543 सीटों पे 33% आरक्षण अभी दे, पर ये नहीं देंगे क्योंकि फिर इन्हें बहुत सारे जो हमारे पुरुष नेता हैं उनकी सीटें खाली होंगी, वो ये नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ छल और दिखावा है, प्रोपेगेंडा सेट करना है और कुछ नहीं है। तो डिलिमिटेशन को लेकर विपक्ष के मन में क्या आशंकाएं हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई महिला आरक्षण की बिल की आड़ में लिमिटेशन विधेयक को इन्हें पारित कराना था, तो विपक्ष के मन में क्या आशंकाएं हैं? आशंका ये है कि जिस तरीके से इन्होंने असम में करा, जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में करा, कोई भी अगर सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, किसी भी समाज की आप बात ले लीजिए, खैर इनका टारगेट तो अल्पसंख्यक ही रहते हैं। एक विधानसभा में, एक मोहल्ले को इन्होंने 3 विधानसभा में बांट दिया है। मतलब एक जो गरीब लोग हैं, बस्ती है एक, उस बस्ती को 3 विधानसभाओं में बांट दिया है, जो पहले एक ही विधानसभा का हिस्सा थी। अब आप ये देखिए, इस तरीके से अगर अपनी मनमर्जी के हिसाब से ये डिलिमिटेशन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें सुनिश्चित करने के लिए, और जो मुसलमान हैं उनकी कहीं भी रिप्रेजेंटेशन रहे ही ना, उस हिसाब से ये करना चाहते हैं। तो वो इनकी मंशा है, लेकिन वो मंशा हम पास नहीं होने देंगे। पहली बार शायद अपने करीब 12 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार को ऐसा वक्त देखना पड़ा जब वो कोई बिल लेकर आए और वो पारित नहीं हो पाया। तो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है क्या आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत है और यहीं से इनका खात्मा शुरू है। अब एक भी हार इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सड़कों पे उतर आए हैं। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे, महाराष्ट्र में रोड ब्लॉक कर रखा है, एक महिला फिर परेशान हो रही थी काफ़ी। तो ये तरीका नहीं है। लोकतंत्र में जीतते भी हैं आप, हारते भी हैं आप, आपको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे उम्मीद ये है कि मोदी जी जो ये बिल लेके आ रहे थे, इसको एक ऐतिहासिक बिल के रूप में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ अभी 29 में। क्यों इतनी जल्दबाजी? क्योंकि मोदी जी को पता है उनका टाइम 29 तक ही है, तो इसलिए अपने रहते रहते वो एक ऐतिहासिक काम करना चाह रहे थे, लेकिन वो मंशा भी उनकी पूरी नहीं हो पाई। और ये कार्यकाल 29 में आखिरी ही है उनका, ये पूरा हो जाएगा, ये हम पूरा करा देंगे उनका। ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उससे पहले में आपने अभी कहा कि भाई पाकिस्तान आज ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो रही है। तो ये भारत की रणनीति का या विदेश नीति का फेलियर है क्या? क्योंकि शायद इस भूमिका में हिंदुस्तान को दिखाई देना चाहिए था। बिल्कुल फेलियर है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप जब सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए पूरे देश की इज्जत को नीलाम कर देंगे तो फिर यही हश्र होना है। जो अडानी जी पे मुकदमा चल रहा है अमेरिका में, ये सब उसी की बदौलत है। और दूसरा, जो एप्स्टीन फाइल में हमारे नेताओं के नाम आ रहे हैं, ऐसे कोई ना कोई बातें ज़रूर हैं जो यूएस के पास, जिसका दबाव हमारे नेता, हमारी सरकार यहाँ पर झेल रही है। तो उसी का साफ साफ ये नतीजा देखने को मिल रहा है। नहीं तो ईरान के और इंडिया के बहुत ही अच्छे संबंध थे। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी साहब का देहांत हुआ तो हमारे देश से प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। किसी भी देश के जब मेन लीडर की दुर्घटना में या कैसे भी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए संवेदना प्रकट करना, आपने वहाँ तक भी अपने आप को रोक दिया क्योंकि आप पे इतना दबाव, आप अमेरिका का
अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। आज पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। इस्लामाबाद में बताइए इंटरनेशनल लेवल के टॉक्स और समझौते हो रहे हैं। जो भूमिका एक टाइम पे भारत की थी, हम साउथ एशियन सब देशों का नेतृत्व करते थे। हमारे हिसाब से हमें बिग ब्रदर कहा जाता था इस इलाके में। आज कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है, कोई भी हमसे उस तरीके से नेतृत्व की अपेक्षा नहीं रख रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल फेलियर है। हमने जो हिंदू मुस्लिम की जो एक नफ़रत की राजनीति के बीज इस देश में बोए हैं, उसके भी असरात देखने को मिले हैं कि आपको आपत्ति होने लगी। खामेनी साहब सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, वो बहुत बड़े रिलीजियस लीडर भी थे। जो हमारे मुसलमान हैं, चाहे शिया हों या अन्यथा सुन्नी भी, सब लोग उन्हें मानते थे। तो अगर उनका शोक यहाँ मनाया गया तो यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। तो ये जो आपके नफ़रत के बीज हैं, इन्हीं का असर अब आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति में भी दिखा रहे हैं और उससे खामियाजा सिर्फ और सिर्फ हमें भुगतना पड़ रहा है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद था तब सबकी वो निकल रही थी यहाँ से, पाकिस्तान की भी जा रही थी, चाइना की भी जा रही थी। सिर्फ हम थे जिन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर बातें हुई, रिक्वेस्ट करनी पड़ी। जो चीज़ आपके लिए वैसे भी हो सकती थी वो आपको फिर रिक्वेस्ट करने के बाद आपकी खोली गई। तो हम कहीं ना कहीं अपने उन लोगों को जिन्होंने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब हम परेशान थे, उनका साथ हमने छोड़ा और उसका चाहे रूस की बात कर लें, हमारी हमेशा से रूस से ज़्यादा दोस्ती रही है ऐतिहासिक रूप से, लेकिन हमने पूरा का पूरा, और इंडिया हमेशा बैलेंस में रहा है। दोस्ती भी इस हिसाब से की है कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई। अपना कभी भी हमने अपने जो मूल्य हैं उनको किसी के लिए हमने झुकाया नहीं है। लेकिन हमने रूस से भी मुंह मोड़ लिया। अब हमें अमेरिका बताएगा कि हम कितना तेल कहाँ से लेंगे, कहाँ से नहीं लेंगे। तो टैरिफ लगाना, इस तरीके से लगातार तो हमें बेइज्जत करने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं वो चुप है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो बिल्कुल उन्होंने तो अमेरिका के सामने सरेंडर कर रखा है, ये बात जाहिर है, और उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म है और 2027 के चुनाव की ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से तो एक तरह से नींव रख दी गई है इस मुद्दे को लेकर। योगी जी कल सड़कों पर उतरे अपने कैबिनेट के साथियों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, और उन्होंने कहा कि भाई हम इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव गली-गली पहुंचाएंगे क्योंकि महिलाओं के हित के साथ में खिलवाड़ किया गया है विपक्ष द्वारा। देखिए वही बात है कि जो प्रोपेगेंडा की मशीनरी है अब वो यहाँ भी काम करेगी। तो लेकिन इस बात में कोई सत्यता नहीं है। और जो लोग उन्नाव की पीड़िता को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए, वो तो महिलाओं की बात ना करें तो बेहतर है। कितने अपराध हमारे प्रदेश में लगातार बढ़ते आ रहे हैं, तो तब तो ये कहीं भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आज जब इनके प्रोपेगेंडा, इनका एजेंडा सेट करने का, और योगी जी समझ रहे हैं कि इसी आधार पे वो अपना चुनाव आगे का जीत लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी तबीयत खराब है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएगा। देश और देश की महिलाओं को बेवकूफ़ समझने की हिमाकत ना करें। देश की महिलाएं समझ रही है कि ना इन्होंने पहले कुछ दिया और ना आगे देने की कोई इनकी मंशा थी। सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना था। और ये सच्चाई 10 बार अगर झूठ को आप बोलोगे तो सच में नहीं तब्दील हो जाएगा। तो वही बात है, जनता जानती है, महिलाएं जानती हैं, और हम महिलाओं के साथ हैं। आज के आज ये लागू कर दें तो हम साथ खड़े हैं। करें, क्यों नहीं कर रहे? क्या रोक रहा है इन्हें? ये 10 साल 5 साल बाद क्यों ले जा रहे हैं? महिलाओं के मुद्दे को इन्होंने 2 ऐसे पेचीदा मुद्दों में फंसाने की कोशिश करी जिससे हमारे देश में उत्तर और दक्षिण का ही विवाद पैदा हो गया। जो आप डिबेट देखेंगे उसमें यही विवाद था कि उत्तर के प्रदेशों की सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण के घटेंगी। तो आप ऐसे विवाद में जिससे पूरी देश की अखंडता पे सवाल खड़ा हो, वो आपने महिला आरक्षण से जोड़ दिया, जबकि कोई लेना देना है ही नहीं उसका महिला आरक्षण से। सेंसस का आप 21 से आज तक करा नहीं पाए, लेकिन महिलाओं को आप देंगे सेंसस कराने के बाद। तो ये कहाँ का तुक है? आप अभी के अभी लागू कर दीजिए। जब सेंसस होगा, जब डिलिमिटेशन होगा, तो उस आधार पे फिर बट जाएंगी सीटें।
इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है, इन्होंने ऐसे पेचीदा मुद्दों में फंसा दिया, प्राइज़ के तौर पे रख दिया। वीडियो गेम होता है जैसे कि ये 2 पड़ाव पार करो तब इनाम मिलेगा। तो महिलाओं को तो इतना बेवकूफ़ समझने का ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि जब विपक्ष में आओगे तो किस तरीके से सड़कों पे उतरना है। योगी जी को प्रदर्शन पे उन्होंने ये कमेंट किया। जी बिल्कुल, देखने को मैं जब बाहर निकले हम सदन से, तो जिस तरीके से वहाँ पर जो भाजपा की महिला सांसद हैं प्रचार कर रहे थे, बड़ा हमें आश्चर्य हुआ कि अभी से एक भी बिल खारिज होता हुआ इन्हें सहन नहीं हो पाया। और ये तैयारी है, ये बात तो तय है कि मोदी जी अपने रहते लाना चाहते थे 29 तक, ये 29 क्योंकि उनका आखिरी है, तो उसके बाद तो इन्हें विपक्ष में बैठना ही है। और ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई, वो अच्छी बात है इनकी। 27 को लेकर क्या माहौल देख रही है आप उत्तर प्रदेश में? जी माहौल काफ़ी अच्छा है, हमें उम्मीद है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक तरीके से कि चुनाव आए और इस सरकार को अपने ऊपर से हटा पाए। तो उम्मीद है हमें कि बहुत बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं लगातार पार्टी में, रोज़ाना ज्वाइनिंग हो रही है लोगों की, और हमें यही उम्मीद है कि इस बार पूरी तरीके से हमारी सरकार बनने जा रही है इंशाल्लाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन किस भूमिका में दिखाई देने वाली है? क्योंकि बहुत से लोग कयास लगाने लगे हैं कि भाई कुछ सीटों पर तो टिकट इकरा हसन जी की सहमति से ही मिलने हैं लोग। नहीं देखिए, वो तो नहीं, लेकिन हम पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। टिकट तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वही तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं कि कौन बेहतर कर पाएगा, कौन नहीं। सर्वे भी होंगे और भी जगहों से नेताओं तक बात पहुंचती है, लेकिन उसमें हमारा हस्तक्षेप तो ऐसा नहीं रहेगा। पर हम मेहनत यहाँ हो, अपनी सीट लड़ाने के बाद पूरे प्रदेश में चाहे जाना पड़े, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ भी अगर हमारे जाने से कहीं 2 वोट भी सीधे हो रहे हैं तो हम पूरे प्रदेश में भ्रमण करके और लोगों को जोड़ेंगे। और सरकार क्योंकि सबसे ज़रूरी है इस बार बननी, तो सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले हमने शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी का इंटरव्यू किया। उन्होंने एक सर्वे के आधार पर कहा कि करीब 125 विधानसभा सीटों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सर्वे कह रहा है कि भाई 110 से 115 बीजेपी, एनडीए, राष्ट्रीय लोकदल जीतने जा रहा है। जी देखिए, वो तो अपने अपने होते हैं, अपने मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं। वो तो जब परिणाम आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। सारे सर्वे रखे रह जाते हैं, ये तो दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है उनका। शामली जिले की और खासतौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें हैं। आपको क्या लग रहा है कि भाई किस विधानसभा सीट पर क्या परिणाम आने वाला है? क्योंकि मैं ईमानदारी से आपसे जवाब की अपेक्षा करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर है तो आप तो कहेंगे 5 की 5 हमारी है, लेकिन ईमानदारी से अगर आप जवाब दें तो इन 5 में से कितनी विधानसभा सीटें आपको भरोसा है कि भाई आप लोग जीत पाएँ? देखिए, हमें उम्मीद है और हम लड़ेंगे मजबूती से 5 पे, और उम्मीद भी यही करेंगे कि जीते। रिज़ल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, और पहले से ही मैं अपनी हार मान लूँ अगर किसी एक आधी सीट पे, तो वो मेरी मूर्खता है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे लोग हर विधानसभा में जो 24 के चुनाव में थे वो आज भी झुके तो हैं, और बल्कि उनमें उत्साह है, क्योंकि ये हमारी सरकार बनने की बारी है। तो कोई भी प्रतिनिधित्व जब सरकार से जुड़ जाता है तो और मजबूत हो जाता है। तो हमें उम्मीद ये है कि हम 5 जगह मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव में बेहतर परिणाम हम लाकर दिखाएंगे और सरकार बनाएंगे। प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं कि शामली की तीनों को 3 विधानसभा सीटों पे इस बार एनडीए जीत हासिल करने जा रहा है। हालांकि वो इतना तो मान रहे हैं कि हाँ कैराना मुकाबला थोड़ा कड़ा होगा, लेकिन हालात उनके पक्ष में। प्रसन्न चौधरी जी किस गठबंधन से जीते थे, एक बार उनसे पूछिएगा। तो ये जो ज़िला है ये समाजवादी के साथ भाजपा मुक्त हुआ था। समाजवादी के बिना वो क्या कर लेंगे ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। रही बात कैराना सीट की, तो ये सीट तो हमारा घर है और घर में हम किसी की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है कि हमारे कैराना के लोग जिस तरीके से पहले साथ थे उसी तरीके से, इनके यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल के तो पता नहीं कितने लोग, एक तो जिन्हें हमने चेयरमैनी लड़वाई थी वो भी यहाँ से कह रहे हैं, और भी अन्य लोग हैं। तो इन सब को मैं दावत देती हूँ कि सब आएँ, प्रचार करें। डर यहाँ किसी को किसी से नहीं है। ये अपनी मेहनत और अपने रहने पर, अपने घर पर हमें नाज है, और सिर्फ नाज के आधार पर ऊपर वाले से डर के कहते हैं कि पूरा का पूरा अपना प्रचंड प्रचार करें यहाँ पे।
हम नहीं घबराते। पहले भी यहाँ पर होम मिनिस्टर आए थे, पर्चे बांटे थे उन्होंने यहाँ पर आकर, तो और मुँह की खा कर गए थे। और इस बार भी हमें उम्मीद है, चाहे प्रत्याशी कोई हो, चाहे पार्टी कोई हो, हम कैराना इंशाल्लाह जीतेंगे। और कैराना के साथ साथ हम पश्चिम की सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनेगी। ये जो धारणा बनी हुई है लोगों की कि उधर ही पार्टी इनकी उधर जीतती है, इस बार हम पश्चिम से सबसे ज़्यादा जीतेंगे। और लगातार यहाँ से लोग जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्होंने सरकारों में रहकर काम क्या कराए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए। जनता के बीच में जाने का मुंह है इनका? कोई काम इन्होंने ऐसा कराया हो? सरकारी स्कूल हो, हमारे हॉस्पिटल हो, जो गरीब आदमी है वो कहाँ जा रहा है, उसे क्या समस्या है? इनके तो क्या कहते हैं, उनको भी नहीं अंदाज़ा है कि लोग कितने परेशान हैं। किसानों की इलाका है ये, किसानों की बात होती थी, क्या करा इन्होंने किसानों के लिए? आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। आज जहाँ अन्य राज्यों में मूल लगातार बढ़ रहा है, आपने कितना बढ़ा दिया है? तो आपको तो किसानों की कोई परेशानी नहीं है। आपको उनके धरनों का इस्तेमाल करना है अपनी राजनीति के लिए, लेकिन आपको उनके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो इन लोगों ने जो इनके कर्म हैं वो इनके सामने आने वाले हैं, उसका डर है। और देखिए, कहना आपका नेता तो कहता ही है कि हम तो सारी जीतेंगे, तो बेचारों ने उस आधार पे कह दिया होगा, हकीकत क्या है वो भी समझ रहे हैं। शामली विधानसभा चूँकि 2024 में भी आप लोग नहीं जीत पाए थे, तो अब 2027 में क्या अनुमान आप लगाओ? देखिए, शामली पे इस बार बड़े फेरबदल की हमारी कोशिश है कि जो हम एक हमेशा से जो पारंपरिक रूप से जो हम आंकड़े लेकर चलते थे, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे वोटों को अपने साथ जोड़ें जो हमारे साथ जुड़े नहीं, और वो लोग जुड़ भी रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, ज़रूर शामली सीट कमज़ोर रहती है हमारी पार्टी की, लेकिन इस बार क्योंकि खेमों की लड़ाई भी है ना भाजपा में और लोकदल में, खेमों की लड़ाई भी है। पहली बात तो टिकट किसका होगा, निर्वाल जी भी बड़े जिम्मेदार हैं पार्टी के, और प्रसन्न चौधरी अभी मौजूदा विधायक हैं, उनके अलावा कई और लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो इनकी आपस में तय होगी, फिर देखा जाएगा, फिर कोई ना कोई टूट के सपोर्ट भी इधर कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है राजनीति में, लेकिन हमें उम्मीद है, इनके हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत पे कायम हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे परिणाम होंगे इस बार शामली में भी। राजेश्वर बंसल जी की एंट्री कब हो रही है समाजवादी पार्टी? जी, हो चुकी है उनकी एंट्री, और लगातार वो भी, अभी टिकट तो डिक्लेयर किसी के नहीं हुए, लेकिन मुख्य धारा में हैं वो टिकट मांगने के। और वही मैं आपको कह रही थी कि हम कुछ ऐसे लोग जो पारंपरिक रूप से समाजवादी को नहीं देते वोट, उनको हम जोड़ने की अपने साथ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल सबका बदहाल है, बदलाव सब चाह रहे हैं। जो भाजपा में भी बैठे होंगे ना, बदलाव तो वो भी चाह रहे होंगे, क्योंकि काम उनके भी नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन अपनी अपनी पार्टियों से जुड़ी हुई सबकी बंदिशें होती हैं, तो बदलाव तो पूरी जनता चाह रही है, और इसलिए हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन पे पहले शायद हम उतना ध्यान ना दे पाते हों। इस बार हमारी कोशिश है कि कोई भी हमसे छूटे ना, कोई समाज, कोई वर्ग हमसे छूटे ना, और उन्हें जोड़कर हम इस सरकार को बदलने का काम करें। आरएलडी और बीजेपी के खेमे में कोई बड़ी सेंध लगने वाली है क्या? जैसा आप कह रही है कि जैसे टिकट नहीं मिलेगा वो हमें सपोर्ट करेगा, तो क्या कुछ बड़े नेताओं की एंट्री समाजवादी पार्टी में संभव है? देखिए, वो तो बहुत कुछ चल रहा है नीचे नीचे, तो वो तो यहाँ पर खोलना उचित नहीं होगा। लेकिन कितनी सीटें आरएलडी को मिलेंगी भाजपा गठबंधन में, ये भी एक सवाल है। और हमारी, क्योंकि हमारे पुराने साथी रहे हैं, तो हमारी तो कामना है कि कम से कम 50 सीट से नीचे अगर ले आरएलडी, तो फिर ये उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। तो कम से कम 50 सीट तो आरएलडी को मिलनी चाहिए। जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी रैलियों में इस तरीके से भाषण दे रहे हैं कि भाई सरकार बनने वाली है 2027 में, वो कह रहे हैं कि भाई चेहरे के भाव और दिल की धड़कनों का मेल नहीं है, जमीन अभी तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए और सरकार शायद नहीं बनेगी। किस आधार पे वो कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार मैं खुद दादरी की रैली में थी, और जब हमने वहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे और जितने उत्साह के साथ समर्थन हुआ, तो 2012 में हमारी पार्टी की शुरुआत नोएडा से हुई थी। ये बात उस रैली में भी याद करी गई, और इस चुनाव की शुरुआत भी नोएडा से हुई है। वो चुनाव भी हम जीते थे, और ये चुनाव भी हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। तो हमें उम्मीद है
चेहरों पे तो मोदी जी के चेहरे पे आजकल क्या भाव है बताइए आप। वो सीधे देख भी नहीं पाते हैं, बात भी नहीं उस तरीके से रख पाते हैं। उनका जो आधार था संसद में कभी हुआ करता था, आज तो बिल्कुल नहीं है। आज तो सारी सरकार अमित शाह चलाने का काम कर रहे हैं। तो भाव तो उनके गड़बड़ा गए हैं, हमारे भाव बिल्कुल ठीक है और हम सरकार बनाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो चाहे देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे हो या फिर प्रदेश की, और या हो शामली जिले की और कैराना लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक मुद्दे, हर विषय पे आज इकरा हसन जी ने खुलकर बात की है और हर सवाल का जवाब दिया है विस्तार से। और दावा है उनका कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव होने जा रहा है और 2029 में वो कह रही है कि मोदी जी का भी ये आखिरी कार्यकाल है। निश्चित तौर पे 2029 में देश की सियासत में भी होने वाला है बड़ा बदलाव।